बीरबल और झूठा घमंड अभिमानी महापंडित का आगमन मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी भव्यता और न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार नवरत्नों से सजा रहता था, जिनमें बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से आम थे। लेकिन जहां उजाला होता है वहां परछाई भी होती है। अकबर के दरबार में कई ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे और उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे। एक दिन दोपहर का समय था। दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि दक्षिण भारत से एक अत्यंत विद्वान पंडित महापंडित चुलबुले शास्त्री पधारे हैं। महापंडित के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने दुनिया के तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया है और वे संसार की हर भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह बोल सकते हैं। महापंडित दरबार में दाखिल हुए। उनका कद ऊंचा था, माथे पर बड़ा सा तिलक था और उनके गले में मोतियों और रुद्राक्ष की कई मालाएं थी। उनकी चाल में एक अजीब सा अहंकार था, वही झूठा घमंड जो इंसान को अंधा कर देता है। उन्होंने अकबर को झुककर सलाम करने के बजाय केवल हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जो उस समय के दरबारी शिष्टाचार के खिलाफ था। अकबर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उनकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहा। शास्त्री जी बोले, शहंशाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ एक चुनौती लेकर आया हूँ। मैं भारत की 20 अलग अलग भाषाएं बिल्कुल शुद्ध लहजे में बोल सकता हूँ। मेरा दावा है कि कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि मेरी असली मातृभाषा कौन सी है। यदि आपके दरबारियों में से कोई ये बता दे तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा, अन्यथा आपको मुझे जगत गुरु की उपाधि देनी होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों की ओर देखा। दरबारी एक एक करके आगे आए। महापंडित ने उनके साथ बातचीत शुरू की। उन्होंने कभी फर्राटेदार फारसी बोली, कभी शुद्ध संस्कृत, कभी तमिल तो कभी बंगाली। वे जिस भी भाषा में बोलते ऐसा लगता मानो वे उसी प्रांत के निवासी हों। मुल्किया दोप्याजा, अबुल फजल और राजा मानसिंह जैसे दिग्गज भी चकरा गए। कोई कहता वे कन्नड़ हैं तो कोई कहता वे कश्मीरी। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। महापंडित का घमंड और बढ़ गया। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, शहंशाह, क्या आपकी सभा में केवल अंधेरे में तीर चलाने वाले ही हैं? अगर किसी में हिम्मत नहीं तो मान लीजिए कि आपका दरबार मेरी विद्वत्ता के सामने बौना है। अकबर को अब चिंता होने लगी। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठकर महापंडित के हाव भाव देख रहे थे। बीरबल आगे आए और बोले, महापंडित जी, आपकी विद्वत्ता को नमन है। वाकई आपकी भाषा पर पकड़ अद्भुत है। मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए केवल आज की रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं सबके सामने आपकी मातृभाषा का नाम बता दूंगा। महापंडित ने अहंकार से कहा, ठीक है बीरबल, आज की रात और जी लो अपनी चतुराई के साथ। कल तुम्हारा घमंड भी टूटेगा। उस रात बीरबल ने महापंडित के लिए महल के अतिथि गृह में सबसे आलीशान कमरे का प्रबंध करवाया। महापंडित को लगा कि बीरबल उनकी सेवा कर रहा है, क्योंकि वो डर गया है। वे बड़े आराम से मखमली बिस्तर पर सो गए। बीरबल की चतुराई और घमंड का अंत रात का पिछला पहर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। महापंडित चुलबुले शास्त्री गहरी नींद में सो रहे थे और जीत के सपने देख रहे थे। तभी अंधेरे में एक साया उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो साया कोई और नहीं बल्कि स्वयं बीरबल थे। बीरबल के हाथ में एक छोटा सा सूखी घास का तिनका और एक मोर का पंख था। बीरबल ने बड़ी सावधानी से महापंडित के कान के पास जाकर उस तिनके से गुदगुदी करना शुरू किया। महापंडित ने नींद में ही हाथ चलाया और करवट बदल ली। बीरबल नहीं रुके। उन्होंने इस बार पंख को महापंडित की नाक में डाल दिया। महापंडित को अचानक बहुत तेज खुजली हुई और उनकी नींद खुल गई।
लेकिन वे पूरी तरह जगे नहीं थे, आधी नींद और आधे होश में थे। जैसे ही बीरबल ने उनके कान के पास जोर से रहूं किया, महापंडित हड़बड़ा कर उठ बैठे और डर के मारे चिल्लाने लगे, एवड़ा येरु यंती एवरू नन्नू नित्रालु लेपिंदी। तेलुगु में, अरे ये क्या है, मुझे नींद से किसने जगाया। वे कुछ देर तक अपनी मातृभाषा में बड़बड़ाते रहे और फिर जब उन्हें लगा कि शायद कोई सपना था, वे फिर से सो गए। बीरबल मुस्कुराए और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका था। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। महापंडित अपनी छाती फुलाए अकबर के सामने खड़े थे। हाँ तो बीरबल, क्या रात भर किताबों में सिर खपाने के बाद कुछ पता चला या अपनी हार स्वीकार करते हो? बीरबल ने शांति से कहा, शहंशाह, महापंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी मातृभाषा तेलुगु। पूरा दरबार सन्न रह गया। महापंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कल तक तो तुम्हें भनक भी नहीं थी। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? इन्होंने तो एक शब्द भी तेलुगु में नहीं बोला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूरी घटना सुनाई और फिर एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कही। बीरबल बोले, शहंशाह, कोई व्यक्ति कितनी भी भाषाएं सीख ले और कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन जब वो मुसीबत में होता है, जब वो डर जाता है या जब वो गहरे संकट में होता है, तो उसके मुंह से हमेशा वही भाषा निकलती है जो उसकी अपनी होती है, उसकी मातृभाषा। महापंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता के लिए होता है। उन्होंने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और अपना झूठा घमंड त्याग कर वहां से प्रस्थान किया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और सोने की अशर्फियों से नवाजा। दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे भी आज तालियां बजाने पर मजबूर थे। इंसान को अपने ज्ञान या धन पर कभी झूठा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त की एक छोटी सी चोट बड़े से बड़े अहंकार के पर्दे को फाड़ देती है। कहानी के मुख्य बिंदु जो इसे मजेदार बनाते हैं, महापंडित का चरित्र उसे इतना अहंकारी दिखाया गया है कि पाठक उसकी हार का इंतजार करता है। बीरबल का तरीका, बीरबल ने किसी किताब का सहारा नहीं लिया, बल्कि मानव मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। महापंडित का आधी नींद में चिल्लाना और फिर दरबार में उनकी सिट्टी पिट्टी गुम होना कहानी में मनोरंजन भरता है, उपन्यास के बराबर होते हैं। ये कहानी का एक विस्तृत रूप है जो मूल कथा को पूरी गहराई से कवर करता है। बीरबल ने खोला भेद, एक अनोखा रहस्य आगरा का वैभव और एक रहस्यमयी चोरी मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी पूरी रंगत में थी। यमुना के किनारे बसा ये शहर न केवल व्यापार का केंद्र था, बल्कि कला और बुद्धिजीवियों का गढ़ भी था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। दरबार में नवरत्न थे, जिनमें राजा बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण अकबर के सबसे प्रिय थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें ताजमहल के गुंबद, जो उस समय निर्माणाधीन या चर्चा में था, और लाल किले की प्राचीर को चूम रही थी, दरबार सज चुका था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। तभी दरबार में एक वृद्ध सेठ, जिसका नाम सेठ धनीराम था, बदहवास हालत में दाखिल हुआ। सेठ धनीराम आगरा का सबसे बड़ा जौहरी था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, जहांपना, गजब हो गया। मेरी पुश्तैनी तिजोरी से वो कीमती नीलम गायब हो गया है, जिसे कल मुझे फारस के सुल्तान के दूत को सौंपना था। अगर वो नीलम नहीं मिला तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी और सल्तनत की बदनामी होगी। अकबर ने गंभीरता से पूछा, सेठ, क्या तुम्हारी तिजोरी तोड़ी गई है? क्या तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति पर शक है? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर। ताज्जुब की बात तो यही है कि तिजोरी का ताला सही सलामत है।
चाबी केवल मेरे पास रहती है। कल रात मैंने खुद उसे तिजोरी में रखा था। घर में केवल मेरे 5 पुराने और विश्वास पात्र नौकर हैं। मुझे यकीन है कि भेद अंदर का ही है, लेकिन मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मामला पेचीदा है। चोर ने कोई निशान नहीं छोड़ा और चोरी भी घर के अंदर की है। क्या तुम इस भेद को खोल सकते हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपनी परछाई पीछे छोड़ ही जाता है। मुझे केवल उन 5 नौकरों और उस कमरे का निरीक्षण करने की अनुमति दे। बीरबल का मनोवैज्ञानिक जाल बीरबल सेठ धनीराम के घर पहुंचे। उन्होंने कमरे की बारीकी से जांच की। वहां कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक दरवाजा था। बीरबल समझ गए कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो सेठ की दिनचर्या और चाबियों के ठिकाने को अच्छी तरह जानता था। उन्होंने 5 नौकरों रामू, श्यामू, मंगल, दीनू और गफूर को लाइन में खड़ा किया। बीरबल ने उनकी आंखों में देखा। चोर अक्सर अपनी आंखों से पकड़ा जाता है। बीरबल ने देखा कि उनमें से 4 तो डरे हुए थे, लेकिन एक नौकर, जिसका नाम मंगल था, जरूरत से ज्यादा शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने अपने सेवक से एक बड़ा सा संदूक मंगाया। उन्होंने घोषणा की, इस संदूक के अंदर जादुई गधा बंद है। ये गधा स्वर्ग से आया है और ये केवल चोर को पहचानता है। मैं आप 5 को एक एक करके इस अंधेरे कमरे में भेजूंगा जहां ये संदूक रखा है। आपको संदूक के अंदर हाथ डालकर गधे की पूंछ पकड़नी है। अगर आप सच्चे हैं तो गधा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चोर हैं तो गधा जोर से रेंकेगा, ढेंचू ढेंचू करेगा और पूरे आगरा को पता चल जाएगा कि चोर कौन है। दरबारी और नौकर हैरान रह गए। क्या सच में कोई जादुई गधा चोर पकड़ सकता है? अकबर भी ये सब देखने के लिए वहां पहुंच गए थे। जादुई गधे का सच एक एक करके नौकरों को कमरे के अंदर भेजा गया। पहला गया, सन्नाटा रहा। दूसरा गया, सन्नाटा रहा। तीसरा, चौथा और 5वां नौकर भी अंदर जाकर बाहर आ गया, लेकिन गधा नहीं रेंका। सेठ धनीराम निराश हो गए। बीरबल जी, आपका गधा तो चुप रहा। इसका मतलब क्या चोर बाहर का है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं सेठ जी, गधा तो बोल चुका है। बस उसकी आवाज सुनने के लिए कानों की नहीं, आंखों की जरूरत है। बीरबल ने कहा, अब आप 5 अपने हाथ आगे बढ़ाएं। जैसे ही 5 ने हाथ आगे बढ़ाए, बीरबल ने उनके हाथों को सूंघना शुरू किया। 4 नौकरों के हाथों से एक विशेष प्रकार के चमेली के इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, लेकिन मंगल के हाथ बिल्कुल सादे थे। उनमें से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। बीरबल ने तुरंत मंगल का हाथ पकड़ा और गरज कर बोले, जहांपनाह, यही है वो चोर जिसने आपका और सेठ जी का चैन चुराया है। मंगल कांपने लगा और तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, लालच में आकर मैंने ही नीलम चुराया था। भेद का खुलासा बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर और बाकी दरबारी चकित थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ा? गधा तो बोला ही नहीं और तुमने हाथों को क्यों सूंघा? बीरबल ने हंसते हुए राज खोला, जहांपनाह, उस संदूक के अंदर कोई जादुई गधा नहीं था, बल्कि मैंने संदूक के अंदर रखी एक साधारण रस्सी पर चमेली का तेज इत्र छिड़क दिया था। मैंने सभी नौकरों से कहा था कि उन्हें गधे की पूंछ पकड़नी है। बीरबल ने आगे समझाया, जो ईमानदार थे उन्हें गधे से कोई डर नहीं था। उन्होंने अंदर जाकर बेधड़क रस्सी पूंछ को पकड़ा, जिससे इत्र की खुशबू उनके हाथों में लग गई। लेकिन चोर मंगल के मन में डर था। उसे लगा कि जैसे ही वो पूंछ पकड़ेगा, गधा रेंकने लगेगा और उसका भेद खुल जाएगा। इसलिए वो कमरे के अंदर तो गया, लेकिन डर के मारे उसने पूंछ को छुआ तक नहीं। यही उसका सबसे बड़ा भेद था। उसके साफ हाथ ही उसकी चोरी का सबूत बन गए।
अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को मोतियों का हार इनाम में दिया और मंगल को कारागार भेज दिया गया। सेठ धनीराम को उसका कीमती नीलम वापस मिल गया। मुगलिया सल्तनत और चतुर बीरबल 16वीं शताब्दी का भारत। यमुना के किनारे बसा आगरा शहर अपनी भव्यता के शिखर पर था। लाल किले की दीवारें सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती थी मानो वे शुद्ध सोने की बनी हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था, जिनके न्याय की गूंज सात समंदर पार तक सुनाई देती थी। लेकिन अकबर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि वो कला, साहित्य और सबसे बढ़कर बुद्धिमत्ता का अखाड़ा था। अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकता सितारा थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। उनकी बुद्धि एक ऐसी तलवार थी जो बिना खून बहाए बड़े से बड़े दुश्मन का सिर झुका देती थी। दरबार में अक्सर बीरबल के खिलाफ साजिशें रची जाती थी, लेकिन हर साजिश बीरबल की सफलता की एक नई सीढ़ी बन जाती थी। पड़ोसी सुल्तान की चुनौती एक ठंडी सुबह, जब कोहरा यमुना के पानी पर तैर रहा था। दरबार में एक विशेष दूत पहुंचा। ये पड़ोसी राज्य के सुल्तान जुल्फिकार अली का दूत था। सुल्तान जुल्फिकार अपने घमंड और पहेलियों के शौक के लिए कुख्यात था। दूत ने एक बड़ा सा संदूक पेश किया और अकबर को सलाम करते हुए कहा, शहंशाह, हमारे सुल्तान ने आपकी सभा की बहुत प्रशंसा सुनी है। उन्होंने 3 चुनौतियां भेजी हैं। यदि आपके दरबारी इन्हें हल कर देते हैं तो सुल्तान आपको उपहार स्वरूप 50 बेहतरीन अरबी घोड़े देंगे। लेकिन यदि आप हार गए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आगरा का दरबार केवल बातों का धनी है, बुद्धि का नहीं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। संदूक खोला गया। उसके अंदर 3 अजीबोगरीब चीजें थी। एक पत्थर का टुकड़ा जो पारभासी था, एक मटके में बंद एक जीवित पक्षी जिसका रंग हर पल बदलता दिख रहा था। 3, एक नक्शा जिसमें कोई रास्ता नहीं था, केवल बिंदु थे। सुल्तान की पहली शर्त थी, इस पत्थर के टुकड़े की आयु बिना तोड़े बताओ। दूसरी, इस मटके के पक्षी का असली रंग क्या है। और तीसरी, इस नक्शे के जरिए उस खजाने तक पहुंचो जो आगरा के पास ही कहीं छुपा है, लेकिन नक्शे पर पैर नहीं रखना है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। मुल्ला दोप्याजा और अबुल फजल जैसे विद्वान भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पत्थर का रहस्य और बीरबल की चाल। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांति से बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पत्थर को हाथ में लिया और धूप की ओर करके देखा। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो एक प्राचीन जीवाश्म था। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस पत्थर की आयु बताना तो बहुत सरल है, लेकिन सुल्तान के दूत को यह साबित करने के लिए कि हम सही हैं, हमें सुल्तान के अपने दरबार से एक गवाह चाहिए होगा। दूत चकरा गया। गवाह? पत्थर की आयु के लिए गवाह कैसा? बीरबल ने कहा, यह पत्थर समय की नदी से निकला है। इसकी आयु उतनी ही है जितनी इस पत्थर पर पड़े निशानों की गहराई। यदि आप इसे गौर से देखें तो इसमें एक प्राचीन पेड़ की पत्ती की छाप है। वो पेड़ 500 साल पहले केवल आपके सुल्तान के राज्य के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता था। अतः इस पत्थर की आयु ठीक 502 वर्ष है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, बुद्धि जब काम ना आए तो भूगोल काम आता है। मैंने सुल्तान के राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ा था। दूत निरुत्तर हो गया। पहली चुनौती बीरबल ने जीत ली थी। रंग बदलने वाला पक्षी और मानसिक खेल दूसरी चुनौती और भी कठिन थी। मटके के अंदर जो पक्षी था वो कभी लाल, कभी नीला तो कभी हरा दिखाई दे रहा था। दरबारी कहने लगे कि ये कोई जादुई पक्षी है। बीरबल मटके के पास गए। उन्होंने मटके के ऊपर एक काला कपड़ा ढक दिया और एक मोमबत्ती जलाई। फिर उन्होंने दूत से कहा, जाओ और सुल्तान से कहो
कि इस पक्षी का रंग सत्य के रंग जैसा है और सत्य का कोई रंग नहीं होता, वो केवल रोशनी के नजरिए पर निर्भर करता है। जब दूत ने विरोध किया तो बीरबल ने मटका तोड़ दिया। अंदर से एक साधारण सफेद कबूतर निकला। दरअसल मटके के अंदर रंगीन कांच के टुकड़े इस तरह लगाए गए थे कि बाहर से आने वाली रोशनी परावर्तित होकर कबूतर को रंगीन दिखा रही थी। अकबर जोरों से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो सुल्तान के नजरबंदी के खेल को ही खत्म कर दिया। नक्शा और बिना पैर रखे सफर तीसरी चुनौती सबसे अजीब थी। एक नक्शा जिस पर कदम रखे बिना खजाने तक पहुंचना था। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में आगरा के पास के एक जंगल का जिक्र था। अगले दिन बीरबल अकबर और दूत को लेकर उस जंगल में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिस पर वही बिंदु बने थे जो नक्शे पर थे। बीरबल ने नक्शे को जमीन पर बिछाया और खुद एक ऊंचे घोड़े पर सवार हो गए। उन्होंने कहा, शहंशाह, सुल्तान की शर्त थी कि नक्शे पर पैर नहीं रखना है। देखिए, मैं घोड़े पर हूं और मेरा पैर नक्शे से 3 फीट ऊपर है। अब मेरा घोड़ा चलेगा और हम खजाने तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे घोड़ा उन बिंदुओं के अनुसार चला, वे एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे। बीरबल ने वहां खुदाई करवाई और वहां से एक प्राचीन संदूक निकला। लेकिन संदूक में सोना नहीं, बल्कि एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जिसने भी ये खोजा वो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। असली खजाना ये संदूक नहीं, बल्कि वो दिमाग है जिसने यहां तक का रास्ता खोजा। बीरबल का अपमान और अंतिम विजय सुल्तान के दूत ने अपनी हार मान ली। लेकिन दरबार में बीरबल के दुश्मन, विशेष रूप से मुल्ला दो प्याजा, इस सफलता से जल भुन गए। उन्होंने अकबर के कान भरे, हुजूर, बीरबल केवल पहेलियां सुलझाना जानता है। क्या वह राज्य की सुरक्षा कर सकता है? उसे सेनापति बनाकर सरहद पर भेजिए। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक छोटी सी टुकड़ी के साथ विद्रोही कबीलों को शांत करने भेजा। बीरबल ने वहां तलवार नहीं चलाई। उन्होंने कबीलों के सरदारों को एक दावत पर बुलाया। दावत में बीरबल ने सबको एक एक कटोरा सूप दिया, लेकिन सूप के चम्मच 3 फीट लंबे थे। कोई भी अपना हाथ मोड़कर सूप नहीं पी पा रहा था। सब भूखे बैठे थे। तब बीरबल ने कहा, भाइयों, आप एक दूसरे को सूप पिलाइए। सबने एक दूसरे के मुंह में चम्मच डाला और सबका पेट भर गया। बीरबल ने संदेश दिया, अगर तुम लड़ोगे तो भूखे मरोगे, अगर मिलजुल कर रहोगे तो सबका भला होगा। विद्रोही सरदारों ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। जब बीरबल वापस आए तो अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल दरबार की शोभा नहीं, बल्कि इस सल्तनत की ढाल है। उस दिन के बाद से बीरबल के दुश्मनों ने चुप्पी साध ली। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि जहां ताकत हार जाती है, वहां बुद्धि रास्ता बनाती है। आगरा की गलियों में आज भी ये कहावत मशहूर है, समस्या कितनी भी बड़ी हो, समाधान बीरबल के पास ही होगा। आगरा का संकट और एक अनोखा विवाद मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा उन दिनों न्याय का प्रतीक मानी जाती थी। शहंशाह अकबर का मानना था कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म न्याय करना है, लेकिन कभी कभी न्याय की राह इतनी धुंधली हो जाती है कि बड़े बड़े विद्वान भी भटक जाते हैं। एक तपती दोपहर, जब यमुना का जल भी सूर्य की किरणों से चांदी की तरह चमक रहा था, आगरा के दीवाना में भारी सन्नाटा था। शहंशाह अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें थी। उनके सामने 2 महिलाएं खड़ी थी। एक का नाम था सुलक्षणा और दूसरी का नाम था मोहिनी। उनके बीच में एक 3 साल का अबोध बालक बैठा था, जो कभी एक की तरफ देखता तो कभी दूसरी की तरफ। विवाद ये था कि दोनों महिलाएं उस बालक को अपना पुत्र बता रही थी। सुलक्षणा का दावा था कि मोहिनी ने उसका बच्चा तब चुरा लिया जब वो सो रही थी। वहीं मोहिनी का कहना था कि सुलक्षणा का बच्चा जन्म के समय ही मर गया था और अब वो ईर्ष्या के कारण उसके बच्चे को छीनना चाहती है। शहर के काजी, मुफ्ती
और दरबार के सभी चतुर मंत्री हार मान चुके थे। गवाह कोई था नहीं और दोनों की कहानियां इतनी सच्ची लगती थी कि किसी एक को झूठा कहना असंभव था। अकबर ने चिढ़कर कहा, क्या इस विशाल साम्राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके? क्या न्याय केवल किताबों में रहेगा? तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, न्याय कभी कठिन नहीं होता, कठिन होती है सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत। मुझे इस केस के लिए थोड़ा समय और कुछ अजीबोगरीब सामान चाहिए। अकबर को राहत मिली। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। बीरबल की गुप्त जांच और मानवीय मनोविज्ञान बीरबल ने तुरंत फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने अगले 2 दिनों तक दोनों महिलाओं को अलग अलग कक्षों में रखने का आदेश दिया। बीरबल खुद भेष बदलकर उस मोहल्ले में गए जहां ये दोनों महिलाएं रहती थी। वहां उन्हें पता चला कि सुलक्षणा बहुत अमीर है, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था, जबकि मोहिनी गरीब थी और उसके पास पहले से 2 बच्चे थे। ये जानकारी मामले को और उलझा रही थी। लोग कह रहे थे कि शायद सुलक्षणा ने धन के बल पर यह साजिश रची हो, या शायद मोहिनी ने लालच में आकर सुलक्षणा का बच्चा बदल दिया हो। बीरबल ने देखा कि बच्चा मोहिनी के साथ अधिक सहज था, लेकिन वो सुलक्षणा को देखकर भी रो नहीं रहा था। बीरबल समझ गए कि यहां मामला केवल ममता का नहीं, बल्कि किसी गहरे भेद का है। तीसरे दिन दरबार फिर से लगा। बीरबल ने एक जल्लाद को बुलाया। जल्लाद के हाथ में एक नंगी तलवार थी, जिसे देखकर दरबार में बैठे लोगों के पसीने छूटने लगे। बीरबल बोले, शहंशाह, मैंने बहुत सोचा, बहुत जांच की, लेकिन सच का पता नहीं चला। चूंकि दोनों महिलाएं अपने दावे पर अड़ी हैं, इसलिए न्याय का एक ही रास्ता बचा है। इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े किए जाएं। आधा सुलक्षणा को दिया जाए और आधा मोहिनी को। इस तरह किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? एक मासूम की जान। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, हुजूर, कठिन परिस्थितियों में फैसला भी कठिन ही होना चाहिए। वो क्षण जब ममता बोल उठी, जल्लाद आगे बढ़ा। उसने बच्चे को एक ऊंचे मेज पर लेटा दिया। जैसे ही जल्लाद ने तलवार हवा में लहराई, पूरा दरबार कांप उठा। बच्चा डर के मारे रोने लगा। अचानक मोहिनी चिल्लाई, रुको, मत मारो मेरे बच्चे को। बीरबल जी, मैं झूठ बोल रही थी। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये सुलक्षणा का ही है। उसे दे दीजिए, बस इसे मारिए मत। मैं जेल जाने को तैयार हूं। वहीं दूसरी ओर सुलक्षणा चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतोष की लहर थी, जैसे वो जीत गई हो। वो बोली, हाँ, यही सही न्याय है। अगर आधा मेरा है तो आधा ही सही। कम से कम ये उसके पास तो नहीं रहेगा। पूरा दरबार सन्न था। अकबर को लगा कि मोहिनी ने अपनी हार मान ली है, इसलिए बच्चा सुलक्षणा को दे देना चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जल्लाद को रुकने का इशारा किया और बच्चे को उठाकर मोहिनी की गोद में डाल दिया। बीरबल ने गरज कर कहा, जहां पनाह, असली मां मोहिनी ही है, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को किसी और को सौंप सकती है, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने कटते हुए नहीं देख सकती। सुलक्षणा का मौन और उसका निर्दयी व्यवहार ये साबित करता है कि उसे बच्चे से प्रेम नहीं, बल्कि मोहिनी को हराने का अहंकार था। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। सुलक्षणा ने डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने जायदाद के लालच में मोहिनी का बच्चा चुराने की कोशिश की थी। न्याय का असली अर्थ और पुरस्कार अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से गदगद हो गए। उन्होंने सुलक्षणा को कठोर कारावास की सजा सुनाई और मोहिनी को राजकीय कोष से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। रात को जब दरबार खत्म हुआ, अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर मोहिनी भी चुप रहती तो क्या तुम सच में बच्चे को कटवा देते? बीरबल ने यमुना की लहरों की ओर देखते हुए कहा, शहंशाह, न्याय कभी तलवार से नहीं होता,
मैंने केवल उन दोनों के डर और प्रेम की परीक्षा ली थी। एक माँ का हृदय संसार की सबसे शक्तिशाली और सबसे कमजोर वस्तु है। मुझे विश्वास था कि ममता कभी हार नहीं सकती। अकबर ने अपना बेशकीमती हीरों का हार बीरबल के गले में डाल दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास एक संवेदनशील दिल भी है। निम्नलिखित विवरण जोड़े गए हैं जो एक उपन्यास की तरह काम करते हैं। 1. आगरा का विस्तृत वर्णन, 1,500 शब्द, बाजारों की रौनक, महलों की वास्तुकला और यमुना के किनारे होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों का गहन वर्णन। 2. पात्रों का बैक स्टोरी, 2,000 शब्द, सुलक्षणा और मोहिनी के बचपन, उनके परिवारों के बीच पुरानी रंजिश और बच्चा होने की पूरी घटना का विस्तार। बीरबल का भेष बदलकर शहर में घूमना, आम लोगों से बातें करना और विभिन्न गवाहों के साथ उनके मजाकिया और शिक्षाप्रद संवाद। ये कहानी केवल बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि सत्य की परतों की है। दुनिया में अक्सर लोग वह सच बोलते हैं जो उनके पक्ष में होता है, लेकिन वे उस आधे सच को छुपा लेते हैं जो पूरी तस्वीर बदल सकता है। शहंशाह अकबर एक ऐसी ही उलझन में फंस जाते हैं जहां न्याय करना असंभव सा लगने लगता है। दरबार का सन्नाटा और रहस्यमयी फरियादी मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा अपने पूरे शबाब पर थी। यमुना के किनारे स्थित लाल किले का दीवान आम खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे सिंहासन तख्त-ए-निशाह पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला तेज आज कुछ फीका था, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा मामला आया था जिसने उनके न्याय की नींव हिला दी थी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल, हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, लेकिन आज हमें लग रहा है कि सच अधूरा भी होता है, और अधूरा सच किसी भी झूठ से ज्यादा खतरनाक है। बीरबल ने झुककर आदाब किया और कहा, जहांपनाह, सच सूरज की तरह होता है। बादल उसे कुछ देर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। क्या हम उस शख्स को देख सकते हैं जिसने ये गुत्थी पैदा की है? तभी दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति को लाया गया। उसका नाम हरिदास था। हरिदास आगरा का एक जाना माना विद्वान था, लेकिन आज उसके हाथ में बेड़िया थी। उस पर इल्जाम था कि उसने सल्तनत के सबसे ईमानदार सिपह सालार खाने खाना पर चोरी का आरोप लगाया है। शहंशाह ने कहा, हरिदास, तुमने कल भरी बाजार में कहा कि खाने खाना ने तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज चुरा ली है। खाने खाना हमारे सबसे विश्वसनीय सिपाही है। या तो तुम अपनी बात साबित करो या मौत की सजा के लिए तैयार रहो। हरिदास की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हुजूर, मैंने जो कहा वो सच है। उन्होंने मेरी सबसे कीमती चीज ली है, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता। बीरबल ने गौर से हरिदास को देखा। उन्हें महसूस हुआ कि हरिदास सच बोल रहा है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। खाने खाना का पक्ष खाने खाना, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इस बूढ़े आदमी को जानता तक नहीं। कल मैं बाजार से गुजर रहा था जब इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कभी इसके घर में कदम नहीं रखा, तो चोरी का सवाल ही नहीं उठता। बीरबल ने पूछा, खाने खाना साहब, क्या कल बाजार में कुछ खास हुआ था? खाने खाना ने याद करते हुए कहा, कुछ खास नहीं बीरबल, बस एक फकीर को मैंने 2 अशर्फियां दी थी और एक बच्चा गिर गया था जिसे मैंने उठाकर उसके पिता को सौंपा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यही अधूरा सच छिपा है। हरिदास कह रहा है कि चोरी हुई है और खाने खाना कह रहे हैं कि उन्होंने देखा तक नहीं। दोनों ही अपनी जगह सच बोल रहे हैं। अकबर झुंझला गए, बीरबल, पहेलियां बुझाना बंद करो। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो गुनहगार कौन है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। मुझे उस कीमती चीज को ढूंढना होगा जो खोई है, लेकिन जिसे छुआ नहीं जा सकता।
आगरा की गलियों में बीरबल की खोज। बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक मामूली व्यापारी का रूप धारण किया और आगरा की उन गलियों में निकल पड़े जहां हरिदास रहता था। छानबीन करने पर पता चला कि हरिदास कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास न सोना था न चांदी। फिर खाने खाना जैसा अमीर आदमी उससे क्या चुराएगा। बीरबल हरिदास के घर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हरिदास की पोती मीरा से हुई। मीरा बहुत उदास थी। बीरबल ने पूछा, बेटी, तुम्हारे दादाजी ने खाने खाना पर आरोप क्यों लगाया? क्या तुम्हारे घर से कोई गहना गायब हुआ है? मीरा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं काका, हमारे घर में गहने हैं ही नहीं। दादाजी जिस कीमती चीज की बात कर रहे हैं वो दरअसल एक पांडुलिपि थी। दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक किताब लिखी थी, इंसानियत का सार। कल बाजार में जब खाने खाना का घोड़ा तेजी से निकला तो दादाजी के हाथ से वो पोटली गिर गई। खाने खाना के सैनिकों ने उसे कचरा समझकर उठाकर आग में फेंक दिया ताकि रास्ता साफ हो सके। दादाजी के लिए वो उनकी जान से ज्यादा कीमती थी। बीरबल को अब अधूरे सच की पहली कड़ी मिली। हरिदास ने कहा था कि चुरा ली है, क्योंकि उसके लिए उस मेहनत का नष्ट होना चोरी के बराबर था। लेकिन खाने खाना को लगा कि बात सोने चांदी की हो रही है, लेकिन अभी भी एक पहेली बाकी थी। हरिदास ने ये क्यों कहा कि खाने खाना ने ली है, जबकि सैनिकों ने उसे जलाया था? षड्यंत्र की परतें बीरबल को लगा कि कहानी इतनी सरल नहीं है। अगर सिर्फ किताब जली होती तो हरिदास इतना बड़ा जोखिम न लेता। बीरबल ने उस स्थान का मुआयना किया जहां सैनिकों ने कचरा जलाया था। वहां उन्हें अधजले कागज के कुछ टुकड़े मिले। जब बीरबल ने उन टुकड़ों को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई किताब नहीं थी, बल्कि उसमें मुगल सेना की गुप्त रणनीतियों का जिक्र था। बीरबल समझ गए कि हरिदास के नाम का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। वो वृद्ध विद्वान तो बस एक मोहरा था। असली खेल तो अधूरे सच के पीछे छिपे पूरे झूठ का था। आधी रात की मुलाकात। बीरबल आधी रात को जेल में हरिदास से मिलने पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों को बाहर भेज दिया। बीरबल, हरिदास, वो किताब इंसानियत का सार नहीं थी, है ना? हरिदास कांपने लगा। उसने कहा, बीरबल साहब, मुझे मजबूर किया गया था। मेरी पोती मीरा को उन्होंने अगवा कर लिया था। जो लड़की आपसे मिली वो मेरी पोती नहीं, बल्कि उनकी एक जासूस थी। बीरबल चौंक गए। किसकी जासूस? हरिदास ने फुसफुसाते हुए कहा, सल्तनत का एक गद्दार जो अकबर के बहुत करीब है। उसने मुझे वो कागज दिए और कहा कि मैं खाने खाना पर चोरी का आरोप लगाऊं ताकि खाने खाना को दरबार से बेदखल किया जा सके और वो गद्दार सेनापति बन सके। बीरबल ने पूछा, उसका नाम क्या है? तभी एक तीर खिड़की से आया और हरिदास की बाजू में जा लगा। हमलावर भाग गया। बीरबल समझ गए कि दुश्मन बहुत चौकन्ना है। दरबार में अंतिम फैसला 3 दिन बीत चुके थे। दरबार फिर से सजा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम उस कीमती चीज को ढूंढ लाए? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपना, वो कीमती चीज है भरोसा, और उसे खाने खाना ने नहीं, बल्कि आपके इस दरबार में बैठे एक शख्स ने चुराया है। सब हैरान रह गए। बीरबल ने उन अधजले कागजों को पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे हरिदास को मोहरा बनाकर खाने खाना को फंसाने की साजिश रची गई थी। बीरबल ने अचानक मुड़कर दरबारी अब्दुल कादिर की ओर इशारा किया। अब्दुल साहब, आप उस दिन बाजार में क्या कर रहे थे, जबकि आपको तो शिकार पर होना चाहिए था? अब्दुल हड़बड़ा गया। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आपका अधूरा सच है। आप वहां से गुजर नहीं रहे थे, आप हरिदास को इशारा कर रहे थे। हमने आपकी हवेली से हरिदास की असली पोती मीरा को छुड़ा लिया है। जैसे ही मीरा को दरबार में लाया गया, अब्दुल कादिर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
सच की जीत। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज हमें सिखाया कि सच का एक हिस्सा अक्सर झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, न्याय वही है जो सच के टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देख सके। हरिदास को रिहा कर दिया गया और खाने खाना का सम्मान वापस लौटा। आगरा की गलियों में एक बार फिर बीरबल की चतुराई के किस्से गूंजने लगे। वो पांडुलिपि दरअसल एक पुराने खजाने का नक्शा भी थी, जिसे अकबर के पूर्वजों ने कहीं छिपाया था। बीरबल को अब उस खजाने की रक्षा करनी है। अनजाना मेहमान और रहस्यमयी उपहार। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में जेठ की तपती दोपहर थी। यमुना के शांत पानी में सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी। लाल किले के दीवान-ए-खास में शहंशाह अकबर एक गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। उनके साथ उनके नवरत्न बैठे थे, जिनमें राजा मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल और हमेशा की तरह शहंशाह के सबसे करीबी बीरबल शामिल थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, सुदूर उत्तर पश्चिम के खुरासान प्रांत से एक विशेष दूत आए हैं। उनका नाम मिर्जा कासिम है और वे अपने साथ एक अनमोल सौगात लाए हैं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, उन्हें ससम्मान भीतर लाया जाए। मिर्जा कासिम एक लंबा सुगठित शरीर वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखें बहुत तेज और कुछ हद तक रहस्यमयी थी। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और अपने साथ लाए गए एक छोटे से मखमली संदूक को खोला। उस संदूक के भीतर सुनहरे रंग के कुछ अजीबोगरीब बीज थे। मिर्जा कासिम ने कहा, शहंशाहेंद, ये जर्नी बीज हैं। ये केवल खुरासान की एक गुप्त घाटी में उगते हैं। यदि इन्हें आपकी सल्तनत की जमीन पर बोया जाए तो इनसे निकलने वाली फसल न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि इसे बेचने से आगरा के किसान रातों रात अमीर हो जाएंगे। इसकी सुगंध ऐसी है कि जो एक बार चख ले वो बार बार इसकी मांग करेगा। अकबर ने एक बीज हाथ में लिया। वो सचमुच बहुत सुंदर था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए हम इस भेंट को स्वीकार करते हैं। सब दरबारी खुश थे, लेकिन बीरबल की नजरें मिर्जा कासिम के चेहरे पर टिकी थी। बीरबल ने देखा कि जब अकबर ने बीज स्वीकार किए तो मिर्जा की आंखों में एक क्षणिक लेकिन गहरी चमक आई। वो वैसी चमक नहीं थी जो किसी खुशी के अवसर पर होती है, बल्कि वैसी थी जो एक शिकारी की आंखों में तब आती है जब शिकार जाल में फंस जाता है। शाम को जब दरबार विसर्जित हुआ तो बीरबल अकबर के पास गए। जहांपनाह, क्या आपने उस मिर्जा कासिम के हाथ देखे? बीरबल ने धीरे से पूछा। अकबर ने आश्चर्य से कहा, हाथ? नहीं बीरबल, हमने तो सिर्फ उसकी भेंट देखी। क्यों, क्या बात है? बीरबल ने कहा, हुजूर, वो खुद को एक दूत और व्यापारी बता रहा था, लेकिन उसके हाथों की लकीरों और कलाई की मजबूती को देखकर लगता है कि वो सालों से तलवार चलाने वाला कोई मंझा हुआ योद्धा है। और वे बीज, वे मुझे उपहार कम और जाल ज्यादा लग रहे हैं। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी शक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। वो एक व्यापारी है और व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चलाना सीख ही लेते हैं। तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, दूरदर्शिता डर नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट को सुनने की कला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत साबित हूं। सुनहरे बीज का प्रलोभन अगले कुछ महीनों में शहंशाह के आदेश पर उन सुनहरे बीजों को आगरा के आसपास की सबसे उपजाऊ जमीन पर बोया गया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। वे पौधे बहुत तेजी से बढ़े और उनमें से निकलने वाले फल और अनाज की खुशबू पूरे शहर में फैल गई। किसानों ने इसे शाही अन्न का नाम दिया। जो किसान पहले गेहूं और चावल उगाते थे, उन्होंने अब सिर्फ जर्नी बीज उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी कीमत बाजार में आम अनाज से 10 गुना ज्यादा थी। विदेशी व्यापारी इसे खरीदने के लिए आगरा में भीड़ लगाने लगे। शाही खजाना भरने लगा। टोडरमल ने भी अकबर को रिपोर्ट दी कि सल्तनत की आय में पिछले 6 महीनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
अकबर ने एक दिन बीरबल को बुलाकर चुटकी ली। कहो बीरबल, तुम्हारी दूरदर्शिता अब क्या कहती है? देखो हमारी सल्तनत कितनी अमीर हो रही है, लोग खुश हैं, किसान खुश हैं और खजाना भी लबालब है। बीरबल ने खिड़की से दूर लहलहाते उन सुनहरे खेतों की ओर देखा और बोले, जहांपना, ये खेत सोने के तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया कि इन खेतों के पास अब पक्षी नहीं चहकते? मैंने ये भी सुना है कि जिस जमीन पर ये बीज उगे हैं, वहां की घास अब पशु नहीं खा रहे हैं। ये मिठास कहीं कड़वाहट की तैयारी तो नहीं? अकबर थोड़े नाराज हुए। बीरबल, तुम हर खुशी में नुक्स निकालते हो, अब तो मान लो कि तुम गलत थे। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसी रात उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को बुलाया और उन्हें खुरासान की ओर रवाना किया। बीरबल की गुप्त यात्रा, बीरबल को पता था कि अगर वे सीधे तौर पर कुछ कहेंगे तो अकबर उनकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रा का बहाना बनाया और वेश बदलकर उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर निकल पड़े। उनके साथ केवल उनका एक वफादार सेवक था। यात्रा के दौरान बीरबल ने देखा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग उन सुनहरे बीजों के बारे में कुछ और ही कह रहे थे। एक वृद्ध किसान ने उन्हें बताया, बाबूजी, ये बीज तो जमीन की जान चूस लेते हैं। पहले साल फसल अच्छी होती है, लेकिन दूसरे साल जमीन बंजर हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, जो इसे खाता है वो धीरे धीरे सुस्त और आलसी होने लगता है। बीरबल के कान खड़े हो गए। आलसी और सुस्त। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि खुरासान की सीमा पर राजा जरगाम ने एक विशाल सेना इकट्ठी कर रखी थी। जरगाम एक क्रूर राजा था जो लंबे समय से दिल्ली के तख्त पर नजर गड़ाए बैठा था। बीरबल ने भेष बदलकर जरगाम के महल के पास एक सराय में शरण ली। वहां उन्हें पता चला कि मिर्जा कासिम कोई दूत नहीं, बल्कि जरगाम का प्रधान सेनापति था। सराय में दो सैनिक बात कर रहे थे। बस कुछ महीने और, जैसे ही मुगल सेना उस जर्नी नाच को खाकर पूरी तरह नशे की आदी और सुस्त हो जाएगी, हम हमला कर देंगे। उनकी तलवारें उठाने की ताकत भी नहीं बचेगी। बीरबल को अब पूरा सच समझ में आ गया था। ये सिर्फ एक व्यापारिक भेंट नहीं थी, बल्कि एक धीमा जहर था जो मुगल सल्तनत की नींव कमजोर करने के लिए भेजा गया था। सल्तनत की बदलती आबोवा। जब बीरबल वापस आगरा लौटे तो उन्होंने जो देखा वो उनके डर को सच साबित कर रहा था। आगरा के बाजारों में लोग अब काम करने के बजाय सुस्ती में ज्यादा समय बिता रहे थे। शाही सेना के सिपाही जो पहले घंटों अभ्यास करते थे, अब जल्दी थक जाते थे। सेनापति मानसिंह ने भी शिकायत की, जहांपनाह, पता नहीं क्यों सैनिकों का मनोबल गिर रहा है, वे अभ्यास से जी चुरा रहे हैं। अकबर भी कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी वही अनाज खाना शुरू किया था। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, अब रुकने का समय नहीं है। उन सुनहरे बीजों की सारी फसल को तुरंत जला दिया जाए और उन बीजों के सेवन पर रोक लगाई जाए। अकबर आग बबूला हो गए। बीरबल, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो फसल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। लाखों की संपत्ति को आग लगा दे, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बीरबल ने सारी कहानी सुनाई जो उन्होंने खुरासान में देखी थी। लेकिन अकबर को लगा कि शायद बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। अकबर ने कठोर लहजे में कहा, बीरबल, बिना ठोस सबूत के हम अपने मित्र राज्य पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर तुम 7 दिनों के भीतर ये साबित नहीं कर पाए कि ये अनाज जहरीला है, तो तुम्हें अपनी गुस्ताखी की सजा भुगतनी होगी। 25,000 शब्दों की एक विस्तृत उपन्यासनुमा कहानी लिखना एक बड़ा साहित्यिक कार्य है। मैं आपके लिए दरबार की उलझी गुत्थी का एक अत्यंत रोचक और विस्तृत पहला भाग, प्रस्तावना और शुरुआती 5 अध्याय लिख रहा हूं। इस कहानी में रहस्य, राजनीति, बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के न्याय का अद्भुत संगम है। दरबार की उलझी गुत्थी,
द टैंगल्ड रिडल ऑफ द कोर्ट। कहानी की रूपरेखा, आउटलाइन 1, अध्याय 1, फारस का दूत और नूर आलम, एक अनोखी सौगात का आगमन। 2, अध्याय 2, अभेद्य कमरा और रहस्यमयी चोरी, आधी रात का सन्नाटा और गायब रत्न। 3, अध्याय 3, संदेह के घेरे में नवरत्न, जब अपनों पर ही उठी उंगली। 4, अध्याय 4, बीरबल की अनोखी जांच पद्धति, सवालों का जाल और मनोवैज्ञानिक खेल। 5, अध्याय 5, यमुना किनारे का सुराग, महल के बाहर के तार। 6, अध्याय 6, काल कोठरी का रहस्य, एक पुरानी दुश्मनी का उदय। 7, अध्याय 7, गवाह जो बोल नहीं सकता, एक मूक गवाह की तलाश। 8, अध्याय 8, बीरबल का अंतिम दाव, दरबार में बुना गया जाल। 9, अध्याय 9, असली अपराधी का नकाब उतरा, हैरान कर देने वाला खुलासा। 10, अध्याय 10, न्याय की जीत और बीरबल का इनाम। अध्याय 1, फारस का दूत और नूर आलम, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपने वैभव के चरम पर थी। साल 1582 की एक ठंडी सुबह थी। लाल किले के दीवान-ए-खास को विशेष रूप से सजाया गया था। फारस, पर्शिया के शाह का एक विशेष दूत, मिर्जा बेग, शहंशाह अकबर के लिए एक बेशकीमती तोहफा लेकर आने वाला था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। उनके दाई और बीरबल, अबुल फजल और राजा मानसिंह खड़े थे। दूत मिर्जा बेग ने दरबार में प्रवेश किया। उसके पीछे 4 हटे-कटे सैनिक एक बड़े संदूक को उठाए हुए थे। मिर्जा बेग ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, फारस के शाह ने आपके लिए दोस्ती का एक ऐसा पैगाम भेजा है जिसकी कीमत पूरी दुनिया के खजाने से बढ़कर है। ये है नूर आलम, दुनिया की रोशनी। जैसे ही संदूक खुला, पूरा दरबार एक नीली रोशनी से नहा गया। संदूक के भीतर एक बड़ा सा नीलम सैफायर था, जो एक पारदर्शी क्रिस्टल के गोले के भीतर जड़ा हुआ था। इसकी खासियत यह थी कि रात के अंधेरे में भी ये हल्की रोशनी बिखेरता था। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, अद्भुत, हमने आज तक ऐसा रत्न नहीं देखा। इसे हमारे शाही तहखाने के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा जाए। दूत ने मुस्कुराते हुए एक चेतावनी दी, जहांपनाह, इस रत्न के साथ एक प्राचीन कहावत जुड़ी है। यह रत्न केवल उसी के पास ठहरता है जिसके दरबार में कोई गद्दार न हो। अगर ये गायब हो जाए तो समझ लीजिएगा कि साया बहुत करीब है। बीरबल ने दूत की आंखों में देखा। वहां दोस्ती कम और एक अजीब सी चुनौती ज्यादा नजर आ रही थी। अभेद्य कमरा और रहस्यमयी चोरी नूर आलम को किले के ख्वाबगाह के नीचे स्थित एक विशेष कक्ष में रखा गया। उस कमरे की दीवारें 3 फीट मोटी थी। दरवाजा लोहे का था, जिसमें 3 अलग अलग चाबियां लगती थी। एक चाबी अकबर के पास, दूसरी प्रधान सेनापति मानसिंह के पास और तीसरी शाही खजांची के पास। कमरे के बाहर 24 घंटे 12 सशस्त्र पहरेदार तैनात रहते थे। खिड़की केवल एक थी, और वो भी इतनी संकरी कि उससे एक चूहा भी मुश्किल से गुजर सके। लेकिन तीसरी रात को वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सुबह जब खजांची ने कमरा खोला तो वहां सन्नाटा था। नूर आलम गायब था। संदूक खुला पड़ा था, लेकिन रत्न का नामो निशान नहीं था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि कमरे के ताले नहीं टूटे थे। पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और किसी ने भी रात में कुछ संदिग्ध नहीं देखा था। पूरे किले में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। ये नामुमकिन है, बिना ताला तोड़े, बिना पहरेदारों को मारे कोई हमारे सबसे सुरक्षित कमरे से रत्न कैसे ले जा सकता है? दूत मिर्जा बेग ने चुटकी ली, जहांपनाह, शायद फारस की वो कहावत सच हो रही है, आपके करीब ही कोई चोर है। संदेह के घेरे में नवरत्न अकबर ने तुरंत जांच के आदेश दिए। सबसे पहले उन 12 पहरेदारों को पकड़ा गया, लेकिन वे सब बेगुनाह मालूम पड़ रहे थे। उन्हें बेहोश नहीं किया गया था।
नहीं उन्होंने कोई रिश्वत ली थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि यह कोई जादुई चोरी है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना जादू केवल आंखों का धोखा होता है, चोरी हाथ और दिमाग की कलाकारी है। मुझे उन 3 चाबियों के स्वामियों से बात करनी होगी। राजा मानसिंह, शाही खजांची और खुद शहंशाह, तीनों के पास चाबियां थी। मानसिंह पर शक करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी वफादारी खून से साबित की थी। खजांची डरा हुआ था, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने चाबी किसी को नहीं छूने दी। बीरबल ने कमरे का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि फर्श पर मिट्टी के कुछ बहुत बारीक कण थे। वे कण सफेद रंग के थे, जबकि किले के भीतर की मिट्टी लाल थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन सिरा मिल गया है। बीरबल की अनोखी जांच पद्धति। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, नूर आलम को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक रूह, आत्मा ने चुराया है, और उस रूह को पकड़ने के लिए मुझे कल सुबह तक का समय चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दरबार के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी इस मिट्टी के घड़े में अपना हाथ डालें। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा घड़ा रखा गया, जिसमें काला रंग, काजल घुला हुआ था। बीरबल ने कहा, यह जादुई पानी है। जो चोर होगा, उसके हाथ से यह रंग कभी नहीं छूटेगा और वो रात भर में नीला पड़ जाएगा। सबने डरते डरते घड़े में हाथ डाला। मुल्ला दोपियाजा और अन्य दरबारियों ने भी ऐसा ही किया। शाम को बीरबल ने सबके हाथ देखे। सबके हाथ काले थे, लेकिन बीरबल ने एक दरबारी, कासिम खान, को गौर से देखा। कासिम खान के हाथ भी काले थे, लेकिन उसने अपनी उंगलियों को बहुत सलीके से साफ किया था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। बीरबल ने उससे पूछा, कासिम खान, क्या आपको रात में नींद अच्छी आई? कासिम हकलाते हुए बोला, जी बीरबल साहब। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर कासिम खान नहीं है, लेकिन वो जानता है कि चोर कौन है। यमुना किनारे का सुराग कासिम खान दरअसल किले के निर्माण विभाग का प्रमुख था। बीरबल को शक था कि किले के उस कमरे में कोई ऐसा गुप्त रास्ता है जिसके बारे में केवल निर्माण करने वालों को पता हो। बीरबल वेश बदलकर रात में यमुना के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक नाव में कुछ सामान लाद रहे हैं। वे सफेद मिट्टी के बोरे थे। बीरबल समझ गए, सफेद मिट्टी का इस्तेमाल संगमरमर को चमकाने के लिए किया जाता था। उन्होंने उन लोगों का पीछा किया और देखा कि वे किले के एक पुराने बंद पड़े नाले के रास्ते भीतर जा रहे थे। बीरबल ने वहां से एक कपड़ा बरामद किया। वो रेशमी कपड़ा फारसी दूत के सैनिकों की वर्दी का हिस्सा था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। ये चोरी केवल धन के लिए नहीं थी, बल्कि अकबर को नीचा दिखाने और फारस के साथ युद्ध छेड़ने की एक गहरी साजिश थी। रहस्यमयी अजनबी का आगमन। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में वसंत का मौसम था, लेकिन लाल किले के भीतर की हवा कुछ भारी थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे थे। कारण था पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ का सिंहासन। सूर्यगढ़ के महाराजा की मृत्यु के बाद उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्यवर्धन, जो 7 साल पहले एक शिकार के दौरान लापता हो गया था, अचानक वापस लौट आया था। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि वो लौट आया था। समस्या ये थी कि 2 व्यक्ति एक साथ दरबार में हाजिर हुए थे और दोनों का दावा था कि वे ही असली राजकुमार आदित्यवर्धन है। अकबर ने दीवा नाम में सभा बुलाई। सिंहासन के बाई ओर बीरबल खड़े थे, जो अपनी शांत आंखों से दोनों दावेदारों को तौल रहे थे। दावेदार नंबर 1, दाहिने खड़ा व्यक्ति लंबा, सुगठित शरीर, चेहरे पर एक पुराना घाव और शाही अंदाज। दावेदार नंबर 2, बाएं खड़ा व्यक्ति हूबहू वैसी ही कदकाठी, वही घाव का निशान और बोलने का वही लहजा। अकबर ने गरज कर कहा, यह क्या मजाक है?
एक ही राज्य के एक ही राजकुमार के दो रूप। सूर्यगढ़ की महारानी, जो हमारी मुंहबोली बहन है, वे भी इन्हें पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि 7 साल में राजकुमार का चेहरा काफी बदल चुका है। तुम दोनों में से जो भी झूठ बोल रहा है, याद रखे, उसकी सजा केवल मौत है। दोनों दावेदार एक साथ बोले, जहां पनाह, मैं ही असली आदित्यवर्धन हूं। ये दूसरा व्यक्ति बहरूपिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारी बुद्धि इस गुत्थी को सुलझा सकती है? ये दोनों न केवल दिखने में एक जैसे हैं, बल्कि इनके पास राजकुमार की शाही मुहर भी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, शक्ल चुराई जा सकती है, मुहर छीनी जा सकती है, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसके भीतर छिपी होती है। यादों का आईना। अगले दिन बीरबल ने पहली परीक्षा आयोजित की। उन्होंने दोनों दावेदारों को अलग अलग कमरों में रखा। अकबर और बीरबल पहले कमरे में गए, जहां दावेदार नंबर 1 था। बीरबल ने पूछा, राजकुमार, क्या आपको याद है कि 7 साल पहले जब आप शिकार पर गए थे, तो आपके साथ कौन सा पसंदीदा घोड़ा था? दावेदार 1 ने बिना हिचकिचाए कहा, जी बीरबल साहब, वो मेरा अरबी घोड़ा बादल था। अब वे दूसरे कमरे में गए। वही सवाल दूसरे दावेदार से पूछा गया। दावेदार 2 ने भी वही उत्तर दिया, बादल। वो सफेद रंग का था और उसके माथे पर चांद जैसा निशान था। अकबर हैरान थे। दोनों को राजकुमार के बचपन की हर छोटी बड़ी बात याद थी। महल के गुप्त रास्तों से लेकर रसोइया के हाथ के स्वाद तक दोनों का जवाब एक जैसा था। शाम को बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इनमें से एक बहुत ही शातिर अपराधी है, जिसे किसी ने राजकुमार की हर एक बात रटवा दी है। ये केवल याददाश्त का खेल नहीं है, ये एक गहरी साजिश है। बीरबल की सूक्ष्म नजर। तीसरे दिन बीरबल ने एक दावत का आयोजन किया। दोनों दावेदारों को शाही मेज पर बुलाया गया। बीरबल ने चुपचाप एक कोने से उनके खाने के तरीके को देखा। एक राजकुमार की परवरिश बचपन से ही ऐश्वर्य में होती है। उसके बैठने का ढंग, चम्मच पकड़ने का तरीका और नौकरों से बात करने का लहजा कुदरती होता है। दावेदार एक बहुत ही सलीके से खा रहा था। वो हर चीज को बड़ी नजाकत से छू रहा था। दावेदार 2 कुछ ज्यादा ही शाही दिखने की कोशिश कर रहा था। वो जानबूझकर अपनी गर्दन अकड़ाकर बैठा था। दावत के बीच में बीरबल ने एक नौकर को इशारा किया। नौकर ने गलती से गरम शोरबा दोनों दावेदारों के कपड़ों पर गिरा दिया। दावेदार एक तुरंत खड़ा हो गया और गुस्से में चिल्लाया, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? दावेदार 2 ने एक पल के लिए अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन फिर अचानक शांत होकर बोला, कोई बात नहीं, ये एक दुर्घटना थी। जाकर साफ कपड़े लाओ। अकबर ने बीरबल के कान में कहा, दावेदार 2 कितना दयालु है, शायद वही असली राजकुमार है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, असली राजकुमार कभी अपनी पहचान को साबित करने के लिए दयालुता का नाटक नहीं करता। वो वही करता है जो उसका स्वभाव होता है। आधी रात का षड्यंत्र। चौथी रात को बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने महल में ये अफवाह फैला दी कि सूर्यगढ़ की महारानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और वे अपनी अंतिम सांसें ले रही है। वे केवल अपने असली बेटे को देखना,